Linear equations look complex. Don't worry. Matrices and determinants are here to solve them like a pro. Hello everyone. I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 4 of class 12, that is determinant. And in this particular session we are going to discuss the application of determinants and matrices in solving the linear equations. So now let me start with this basic introduction and then we are going to solve one problem related to this. We shall discuss application of determinants and matrices for solving the system of linear equations in 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equations. तो जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तभी मैंने बताया था कि इसका जो मेजर वाला एप्लीकेशन रहेगा वो काम आता है इन सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस. जो आपके कैलकुलेटर्स वगैरह भी होते हैं ना, वो इन्हीं सब में बेस्ड होते हैं. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स फॉर सॉल्विंग योर इक्वेशंस विद इन मिनट्स. तो उनमें भी आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ही यूज होता है. तो हमने स्टार्टिंग में वो पढ़ा था a1 b2 माइनस a2 b1, जो उसका डिफरेंस था वो हमको बता रहा था नेचर ऑफ द इक्वेशन. इन द सेम मैनर अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की मदद से हम कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिस्टम. तो पहला जो होता है हमारा वो होता है कंसिस्टेंट सिस्टम. दैट इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज अ सॉल्यूशन दैट इज वन और मोर एक्सिस्ट. तो अगर सॉल्यूशन होगा, चाहे वो एक सॉल्यूशन हो या मोर देन वन हो, तो हमारा सिस्टम क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम. ये सब आपको पढ़ना है अच्छे से क्योंकि 1 मार्क में ही पूछ सकता है. नेक्स्ट वन इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम. अ सिस्टम इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट. तो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा सॉल्यूशन तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट. अब हम नोट में देखते हैं कि हमको डिस्कस क्या करना है. हमने दोनों सिस्टम तो समझ लिए, लेकिन अब हमारे स्कोप में क्या है? तो इन आवर स्कोप वी रेस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस ओनली. तो हम सिर्फ कंसिस्टेंट सिस्टम पढ़ेंगे और उसमें भी वो वाला जिसमें सिर्फ एक यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हमारा, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं या लिखते हैं इन द फॉर्म. मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब हम ये वाला चीज पढ़ेंगे अपने 4th सेशन में तो हम अच्छे से बताएंगे कि कैसे हमको मैट्रिक्स फॉर्मेशन करना है फॉर द सेट ऑफ इक्वेशन, और आपको दिख भी रहा होगा. तो स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. तो आप देख सकते हो कि सारी चीजें हमारी इंटर रिलेटेड हैं. हमने पहले माइनस को फैक्टर्स पढ़ा, उसका यूज हमने कहाँ किया? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने में. अब हमने एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ा ही इसलिए ताकि हम ये सारी इक्वेशन सॉल्व कर सकें. तो देखो, let us express the system of linear equations as a matrix equation and solve them using inverse of the coefficient matrix. तो हम inverse of the coefficient matrix की प्रॉपर्टी यूज करके ये इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे. अब देखो, लीनियर इक्वेशंस आपकी कैसी होंगी? इस फॉर्म की होंगी. ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं और 3 ही हमारे वेरिएबल हैं. कौन कौन से वेरिएबल हैं हमारे? अगर मैं वेरिएबल की बात करूं तो कौन कौन से होंगे? x है, y है, z है. ये आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 ये सब गिवन होंगे, नंबर्स होंगे. यहाँ पे मैंने नहीं प्रेजेंट की है क्योंकि अभी मेरा कंसर्न क्या है? आपको सिर्फ ये सिखाना कि आपको ये मैट्रिक्स फॉर्मेशन कैसे करनी है. तो ठीक है, ये नंबर्स होंगे. जब मैट्रिक्स फॉर्मेशन हम करेंगे, प्रॉब्लम भी हम करेंगे, तब हम समझेंगे. तो देखो कैसे फॉर्मेशन होगी. तो आप क्या करो, नंबर्स अलग कर लो. दैट इज a1 b1 c1, मतलब जो LHS ऑफ द इक्वेशंस में है तीनों, वो आप अलग लिख लो. यहाँ ये लिख दिया आपने, a2 b3 a2 b2 c2 a3 b3 c3. x वाला टर्म यानी कि वेरिएबल्स अलग कर लो और जो RHS साइड है उसको अलग कर लो. तो आपकी ये 3 मैट्रिक्स बन रही है, दैट इज a x और b. और आप अगर ध्यान से देखोगे, इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3. इसका क्या है? रो इंटू कॉलम लिखते हैं हम, 1 इंटू 3, सॉरी 3 इंटू 1. 3 रोज हैं और 1 कॉलम. ये हमने पढ़ा था ना कि इसकी नंबर ऑफ रोज और इसकी नंबर ऑफ कॉलम सेम होनी चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन होगा. और देखो, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको एन प्रोडक्ट पता है कि 3 क्रॉस 1 बनेगा. अगेन दैट इज 3 रो और 1 कॉलम का ही बनेगा. तो सिंपल है. ये क्या दिख रहा है हमको? ये रो जाता, इससे मल्टीप्लाई होता तो a1x बनता, और क्या बनता? b1x बनता, और क्या बनता? c1z बनता. तो ये सारी चीजें हमको दिख रही हैं कि a1x बनता हमारा और b1y बनता, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है b1y, और c1z बनता. यानी कि ये रो ये कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, ये रो इस कॉलम से, ये रो ये कॉलम से. तो उसी को हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख दिया है. तो हमको ये दिख रहा है द सिस्टम इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू b. यहाँ तक तो क्लियर है. नाउ इफ a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अब आपको ये समझना है कि अगर a आपका नॉन सिंगुलर होगा, जो हम पढ़ के आए हैं, मैं बोल रहा था आपसे हर चीज इंटरकनेक्टेड है, तो ही हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं. बराबर बात. तो हम क्या करेंगे? a इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे.
ठीक है, ये मैं आपको पूरा प्रूफ बता रहा हूँ। ये जो प्रोसेस है सेम हम न्यूमेरिकल में भी करेंगे। अभी क्या है, वेरिएबल्स के फॉर्म में सब कुछ, जब हमारा न्यूमेरिकल आएगा तो नंबर्स आ जाएंगे, सिर्फ एक्स वाई जेड हमको निकालना हो। तो देखो ए इंटू ए इनवर्स आपका क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आई आता है, यह भी हम पढ़ के आए हुए हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं। तो यहाँ आई बन गया, यहाँ एक्स बन गया, और ये ए इनवर्स बी बन गया। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप कोई भी नंबर को या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, आपको खुद ही मैट्रिक्स मिल जाती है, ये भी हमने पढ़ रखा है। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब देखो x की में क्या बन जाएगा, x y z आ जाएगा, और जो भी यहाँ पे मैट्रिक्स आएगी तीन वैल्यूज वो इसके बराबर हो जाएंगी। द मैट्रिक्स इक्वेशन thus provides a unique solution for the system equation since the inverse of a matrix is unique। क्यों, क्योंकि इनवर्स तो यूनिक हो, और यही आपका क्या कहलाता है, मैट्रिक्स मेथड। अब ये सिर्फ आपके कैलकुलेटर तक सीमित नहीं है। आई एम अ सिविल इंजीनियर, जिसमें मैं स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से मैंने एमटेक किया है, तो वहां पे हम एक फ्लेक्सिबिलिटी और डिफॉर्मेशन वाला चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें भी मैट्रिक्स आपको हेल्प करता है, यानी कि जो आपका स्ट्रक्चर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या डिफॉर्मेशन, स्टिफनेस एक वर्ड आता है कि कितना रोटेशन होगा तो कितना डिफॉर्मेशन आएगा स्ट्रक्चर में, अगर हम 1 यूनिट उसको रोटेट करें तो कितना वो सब भी हम इस मैट्रिक्स से निकालते हैं। तो कई लोग जो मैथ्स का मजाक उड़ाते हैं ना कि मैथ्स हम इतना पढ़ रहे हैं, कहाँ हर चीज का एप्लीकेशन है मैथ्स का। मैथमेटिक्स इज अ टूल, अगर आपको टूल ही नहीं पता होगा तो आप कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर सकते। वो बात अलग है, आज एआई इतना एडवांस हो गया तो सब चीजें बैकग्राउंड में रन होती है, आपको कुछ इनपुट्स डालने हैं, एआई सब करके दे देता है। बैकग्राउंड में पाइथन की कोडिंग होती है डिफरेंट टाइप की, वो आपको आंसर्स दे देते हैं। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैथ्स यूज नहीं हो रहा है, बैकग्राउंड में मैथ्स कंटिन्यूअसली यूज होता जाता है। तो आई होप आपको अब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी मैथ्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन डेट ए इज इक्वल टू 0। इन दिस केस वी कंप्यूट एडजॉइंट ए डॉट बी। तो अगर 0 हो जाएगा तो हम उस केस में ये बी वाले में, ठीक। तो अब हम केस बी देखते हैं, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी इस केस में, तो सिंगुलर होगी तो क्या होगा, डेट ए 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम एडजॉइंट ए डॉट बी निकाल लेंगे। ठीक है, वो हमारे इंपॉर्टेंस का नहीं है, देखते हैं। लेकिन अब देखो, इफ एडजॉइंट ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर ओ इज द 0 मैट्रिक्स देन नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा केस आएगा तो वो केस होगा ऑफ द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, द सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट हमारे स्कोप में ही नहीं है। और अगर इफ एडजॉइंट ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 आ गया तो सिस्टम में भी ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इट मे हैव। तो दो केस बन सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो ये हमारा पूरा सिस्टम डिफाइन हुआ है हमारा कि कौन से केस में कंसिस्टेंट है, कौन से में इनकंसिस्टेंट है। तो हम कहाँ डील करेंगे, कंसिस्टेंट, और वो भी उसमें जब नॉन सिंगुलर का केस है, ताकि हमको क्या मिले, यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये सब में हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई ये वाला केस होगा तो किस केस में आपके इनकंसिस्टेंट में कौन सा वाला मतलब सॉल्यूशंस मिलेगा, दैट इज इनफाइनाइट मिलेगा या नो बनेगा। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए, बाकी आप समझ चुके हो कि हमको कंसिस्टेंट में यूनिक वाला केस पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम में, जिसके लिए हमने ये पूरे 4 सेशन वेस्ट नहीं मतलब यूटिलाइज किए हैं। मतलब हम जो 4 घंटे से पूरी कहानी पढ़ते आ रहे थे ना, इसीलिए बस पढ़ते आ रहे थे, टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से आपको इसको समझना है। यही आपके बोर्ड्स में ज्यादातर चांसेस होते हैं कि यहीं से क्वेश्चन रेज हो। तो हम पढ़ते हैं, दिस इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो देखो, अब जो कहानी वहां पे आपको मैं बता रहा था कि A1 B2 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, वो आ चुके हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटन इन Ax इज इक्वल टू B। मैंने आपको प्रोसेस रटवा दिया है कि कैसे हमको इक्वेशन निकाल। तो देखो A निकालोगे सबसे पहले, तो A के लिए क्या करोगे, उठाओ नंबर्स 3, ये कोफिशिएंट्स होंगे तो माइनस साइन भी लेते जाना, 3 - 2 3, ठीक है, 2 1 - 1 2 1 - 1, 4 - 3 2 4 - 3 2। और एक्स वाई जेड की सिंपल है, आपको दिख रहा है कि ये क्या है, 3 क्रॉस 3 है, ये क्या है 3 क्रॉस 1 है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो निकल के आएगी 3 क्रॉस 1। और बाहर वाले देखो सिंपल एज दैट 8 1 4, यहाँ तो एक्स वाई जेड आना ही है। तो हमने क्या पढ़ा था, Ax इज इक्वल टू बी निकालना है, फिर क्या करना है, इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, और हमको निकालना क्या है, सबसे पहले तो हम डिटरमिनेंट निकालेंगे
क्यों निकालने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गई तो हमको वहीं रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिंगुलर केस हो जाएगा और हमको डील किससे करना है? नॉन सिंगुलर। तो हम सबसे पहले डेट ए निकाल लेते हैं। अब डेट ए के लिए मैं फिर से यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक्स उसको वापस से लिख लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। 3 3 - 2 3 3 - 2 3 2 1 - 1 2 1 - 1 और 4 - 3 2 4 - 3 2। तो इसका डेट ए निकालना है। देखो अब इतनी बार हो गया, फिर से बता देता हूँ। क्रॉस क्रॉस 3 पॉजिटिव में और 2 × 1 और -1 में आएगा 3 × -1 तो +3, लेकिन फिर से माइनस, फिर प्लस साइन आएगा तो -2 पॉजिटिव हो जाएगा। क्रॉस क्रॉस 2 2 = 4 माइनस +4, फिर क्रॉस क्रॉस प्लस साइन -3 × 2 -6 × -4 दैट इज -10। तो यहाँ बन जाएगा -30। यहाँ कितना बन रहा है? -1 आ रहा है तो -3, यहाँ आ रहा है 8 2 = 16। तो ये आपका सॉल्व होके बनेगा 17 दैट इज 14 और माइनस, तो -17 आ रहा है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमको क्या समझ में आ गया कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब कोफैक्टर्स निकाल लो। कोफैक्टर्स भी बता चुका हूँ। क्रॉस क्रॉस 2 × 1 2 और -3 × -1 3, लेकिन माइनस साइन फिर से आ गया तो कितना हो जाएगा वहां पे? -1 और × 3 -1 ही बन जाएगा। और माइनस ही क्यों रहेगा? क्योंकि 1 1 है। तो आई और जे का जो समेशन है ना वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1। इन द सेम मैनर आप A12 A13 रेगुलर टास्क लंबा बनता है। देखो गलती कहीं नहीं होती इसमें, लंबा चौड़ा दिखता है अपने को प्रॉब्लम डिटरमिनेंट और ये मैट्रिक्स वाला, लेकिन अपने को नंबर पूरे मिलते हैं क्योंकि सिंपल मैथ्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो देखो A12 भी मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। तो A12 के लिए क्या करोगे? ये क्रॉस तो 2 2 = 4 और माइनस प्लस तो 4 2 = 8। अब माइनस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि -1 की पावर में क्या आ जाएगा? 1 + 2। तो इन द सेम मैनर आप सारे निकाल लोगे और फिर क्या करोगे? उसका ट्रांसपोज लेके आप एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको पता है कितना था? 17 हमने निकाला। एडजॉइंट ऑफ ए आप निकाल लोगे तो ये आ जाएगा आपका क्या? ए इनवर्स। अब एक्स के लिए क्या करना है हमको? ए इनवर्स डॉट बी करना है। तो ए इनवर्स हमारे पास है दैट इज दिस टर्म, बी हमारे पास है दैट इज 8 1 4। क्या करना है? इसको उठाओ, ये वाला रो कॉलम से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 × -1 -17 को बाहर ही रखो आप। तो ये वाला रो उठाना, इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 8 × क्या करोगे? -1 तो -8, -5 × 1 और -1 × 4 तो कितना आ रहा है? 8 4 12 -17 आ रहा है। ठीक है। इन द सेम मैनर दोनों तीनों निकाल लोगे तो 34 51 आ रहा है। तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि बन क्या रहा है? -1 -2 और -3। और ये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे? एक्स वाई जेड के। माइनस साइन आगे भी था क्या? नहीं था, तो बाय मिस्टेक वहां पे इसको ले लिया, तो माइनस रहेगा यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा? -1 -2 -3। सो इन दिस मैनर हम क्या कर लिया? इजिली हमने इक्वेशन को सॉल्व कर ली। तो ये देखो पूरा आपका बैकग्राउंड है बिहाइंड सॉल्विंग ऑल दिस प्रॉब्लम कि आपको x = AB करना है, इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने से पहले तो आपको चेक करना है कि आपका डेट ए 0 बराबर नहीं आना चाहिए। 0 के बराबर नहीं आया मतलब आप इनवर्स निकाल सकते हो, और इनवर्स निकाल सकते हो तो x को क्या लिख सकते हो? A इनवर्स B। और A इनवर्स B करके ये पूरा प्रोसेस आप करके सॉल्व कर सकते हो फॉर XYZ। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि whether it is engineering, economics or computer graphics, the metrics and determinants are everywhere. With this, I conclude our chapter number 4 of class 12 that is determinant. अब अगर आपको in depth ये और रिलेटेड कंसेप्ट्स पढ़ने हैं तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर इस पर्टिकुलर सेशन में आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।